नमस्कार। नमस्कार। आज दिन पांचवा है और उन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम फिर से शुरुआत करेंगे चरक चिकित्सा अध्याय 4, जिसका नाम है रक्त पित्त की चिकित्सा। इस रक्त पित्त की चिकित्सा में कुछ इंटरेस्टिंग बात है और उन सभी के पहले पुनः एक बार आप सभी का आह्वान, घर में रहें, सेफ रहें और सभी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को ये बार बार बताते रहें कि इन घर में रहने से ही आप कोरोना नामक इस महामारी से बाहर आ सकेंगे। लगातार घर में रहकर और अपने आयुर्वेद के नियमों का पालन करके आप इस महामारी में काफ़ी हद तक राष्ट्र का सहयोग कर पाएंगे। धन्यवाद। इस मंगल कामना के साथ, इस आह्वान के साथ अब हम शुरू करेंगे आज का 5वां दिवस, जिसका टॉपिक है रक्त पित्त की चिकित्सा। ज्वर के मूल बिंदुओं के बाद हमने जब रक्त पित्त के बारे में बात किया, तो जब प्रैक्टिकली जब पेशेंट हमारे सामने आता है तो हमें रक्त पित्त को किस तरीके से ब्रिज करना चाहिए संहिता से, उसके बारे में आज हमारा चर्चा का विषय है। हाउ टू ब्रिज द संहिता एंड प्रैक्टिस। यही थॉट से चरक संहिता को किस तरीके से लें और चरक के चिकित्सा स्थान को कैसे लें, यही हमारा मूल उद्देश्य था। उसमें जब हमने रक्त पित्त चिकित्सा के बारे में देखना शुरू किया तो रक्त पित्त चिकित्सा में 3 चीजें बहुत सामने आई। सबसे पहले तो उसके जो गतियां हैं, रक्त पित्त जब दुष्ट होता है पित्त के माध्यम से, तो ये हमें क्लियर हुआ कि जो पित्त है इसका मेन हेतु है। रक्त जो है वो दुष्ट हो रहा है पित्त के माध्यम से। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि जो पित्त के दुष्टि हेतु होंगे, जो कि रक्त व स्रोतस के दुष्टि हेतुओं से काफी कुछ मैच करते हैं। तो हमने ये चेक किया कि हाउ टू जज एंड किस तरीके से निकालें कि पेशेंट कौन कौन से हेतुओं का सेवन कर रहा है। तो ये कैसे पता करते हैं प्रैक्टिस में। जब पेशेंट हमारे सामने आता है तो अनेक लक्षणों के साथ में आता है। तो रक्त पित्त की गतियों के अनुरूप उसके लक्षण बताए हैं, इसी अनुरूप उनके प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार ऊर्ध्व रक्त पित्त, दूसरा अधोग रक्त पित्त और तीसरा तिर्यक रक्त पित्त। मैक्सिमम जो पेशेंट आते हैं जो ऊर्ध्व मार्ग में बताते हैं या फिर अधो मार्ग में बताते हैं, ये हमारे लक्षण स्वरूप हैं। यही प्रकार में से हमें चेक करना है और यही एनालाइज करना है कि पेशेंट जब आया तो उसमें रक्त पित्त चिकित्सा का प्रयोग कैसे किया जाए और उसे कैसे नॉमिनेट किया जाए कि यही रक्त पित्त है। पहले जब बताया गया कि ऊर्ध्व मार्ग से, यानी कि नासा के मार्ग से, मुख के मार्ग से, कर्ण के मार्ग से, नेत्रों के मार्ग से, अगर इन मार्गों से रक्त बाहर आ रहा है तो ये ऊर्ध्व रक्त पित्त की अवस्था क्रिएट होगी। अधोग मार्ग मतलब कि मूत्र के मार्ग से, मल के मार्ग से, योनि के मार्ग से अगर रक्त बाहर आ रहा है तो ये सारी अधोग रक्त पित्त की सिचुएशन होंगी। रोमकूपों के माध्यम से या इंटरनली अगर चीजों की ब्लीड हो रही है, जिसके जो परपुरा के लक्षण आ रहे हैं या फिर रोमकूपों में लक्षण दिख रहे हैं, तो ये तिर्यक अवस्था और काफी गंभीर अवस्था है। इन अवस्थाओं में आपको लगातार ये समझना चाहिए कि ये तिर्यक रक्त पित्त की अवस्था क्रिएट हुई है। प्रैक्टिकली 3 सेगमेंट में पहले हम डिवाइड करें लक्षण समुच्चय को, ऊर्ध्व रक्त पित्त, अधो रक्त पित्त और तिर्यक रक्त पित्त। मोस्टली जो पेशेंट आते हैं ऊर्ध्व रक्त पित्त में, उसमें नासा रक्तस्राव, मुख रक्तस्राव, मुक्त रक्तस्राव के फिर से 2 सेगमेंट होते हैं। हम ज्यादातर देखते हैं कि मिक्स ब्लड आ रहा है या फिर ऐसा ब्लड आ रहा है जो कि फ्रेश ब्लड है। साथ ही साथ नेत्र में कभी आरक्त वर्णता क्रिएट हो जाती है और रक्त बाहर आता है, उसमें ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीड कभी शुरू हो जाती है। तो ये जो मार्गों से जब रक्त बाहर आता है तो ऊर्ध्व स्थान में है, इसीलिए ऊर्ध्व रक्त पित्त। हेतु हमें फिर से जानना चाहिए कि हेतु किस तरीके से समझें। तो हेतु समझने के लिए चरक विमान स्थान अध्याय 5 उसका सहारा लें और उसमें रक्त व स्रोत दृष्टि के हेतुओं को देखें। रक्त व स्रोत दृष्टियों के जब लक्षण चरक सूत्र स्थान अब 28 में जाएंगे वापस, तो आपको देखने मिलेगा कि रक्त पित्त रक्त व स्रोत दृष्टि का एक हेतु यानी एक लक्षण बताया गया है। तो उस स्वरूप से भी आपको ये क्लियर इंडिकेट होता है कि जब आपको सामान्य रूप से रक्त पित्त के हेतु देखने हैं तो आपको रक्त पित्त में के बजाय चरक विमान स्थान अध्याय 5 में बहुत क्लियरली आपको मिलेगा विदाही अन्नपानानि, स्निग्धानि, द्रव्यानि, उष्णानि च। तो ये जो विदाही अन्नपान, ये ज्यादातर आप पेशेंट में डायरेक्ट हिस्ट्री लेते हैं, डाइट हिस्ट्री में तो बताते हैं कि हम बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड का इंटेक करते हैं। विदाही अन्नपानानि, स्निग्धानि, डीप फ्राई चीजों का जो कि बहुत ज्यादा लिक्विड हो, द्रव हो यानी कि लिक्विड हो, उनका इंटेक बहुत ज्यादा पेशेंट की डाइट में आता है। जैसे कि यूज ऑफ एल्कोहल, यूज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉफी और टी, ऐसे भी बहुत ज्यादा स्निग्ध और साथ साथ में
उष्ण और द्रव चीज़ों का बहुत ज़्यादा सूप लोग कई बार पीते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि यही हमारे रक्त पित्त का हेतु है और यही हमारी रक्त दुष्टि का हेतु है। विदाई अन्नपान लेने की उनकी टेंडेंसी हो चुकी रहती है, लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि इसके कारण ये क्रिएट हो रहा है। तो ये एक बीइंग अ वैद्य हमें समझना चाहिए कि विदाही अन्नपानानि स्निग्धानि द्रव्यानि उष्णानि च, ये जो लक्षण चरक विमानस्थान अध्याय 5 में बार बार हेतु इंडिकेट करे गए हैं रक्त व स्रोतस दृष्टि के, तो वो हमें डेफिनेटली समझना चाहिए कि ये उसके मूल हेतु हैं और उन हेतुओं के बेसिस पे हमें रक्तपित्त आया है जो कि उसका लक्षण है। लक्षण को हमने 3 भागों में फिर से विभाजित किया है, ऊर्ध्व रक्तपित्त, अधोग रक्तपित्त और तिर्यक रक्तपित्त। तो लेकिन हेतु कॉमन रहेंगे। उन हेतुओं में फिर आता है कि भजताम च आतप अनिलहु। पेशेंट जो है बहुत बार हिस्ट्री बताते हैं कि सर मैं बाहर रहता हूँ, बहुत बार चाय पीने की में आती है, मेरी ट्रैवलिंग जॉब है, मैं लगातार बाहर धूप में घूमता हूँ। भजताम च आतप अनिलहु, लगातार बाहर घूमने में गर्मी में घूमने से जो लोग मार्केटिंग के लोग हैं उनमें कई बार ऐसे लक्षण हमें प्राप्त होते हैं। तो भजताम च आतप अनिलो विच इज मेंशन इन चरक विमानस्थान अध्याय 5। वी शुड कोलैबोरेट, मतलब वी शुड कनेक्ट दिस थिंग कि ये सब हेतु हमारे सामने आ रहे हैं। पेशेंट हमें लगातार ये इंडिकेट कर रहा है कि उसका जॉब वैरायटी ऐसी है, उसका काम करने का इस तरीके का है, उसकी डाइट हिस्ट्री इस तरीके की है। तो ये जो समूह है हेतुओं का, इनको क्लब करना चाहिए। जब हमारे सामने लक्षण लेके आता है कि सर मेरे को नाक से बार बार खून आने लगता है, सर कान से कभी कभी खून आता है विदाउट चोट लगे, सर आंखें बहुत लाल हो जाती हैं, लगातार रेडिश रहती हैं, ये सारे लक्षणों के साथ ऊर्ध्व का बहुत ज़्यादा मिक्चुरेशन में भी कई बार सर ब्लड आया है, कई बार सर मोशन के साथ में ब्लड आ रहा है, तो ये अर्श की अवस्था हो भी सकती है। लेकिन रक्तपित्त की अवस्थाओं में भी बताया गया अधोग मार्ग से रक्त बाहर आने लगता है और पीड़ा युक्त भी आता है। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि एक्चुअली उसके हेतु क्या है और वो मैच कैसे कर रहा है। वो अन्न व स्रोत दृष्टि के हेतुओं का सेवन करते हुए अर्श की संप्राप्ति क्रिएट कर रहा है या रक्तपित्त की संप्राप्ति के हेतुओं का सेवन करते हुए वो रक्तपित्त क्रिएट कर रहा है। तो वी शुड ट्रीट द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि जैसे उसके हेतु और लक्षणों का कोलैबोरेशन है उसके अनुरूप चिकित्सा हमें डिसाइड करनी चाहिए। सेकेंडली, जब ये लक्षण के साथ में पेशेंट आता है तो हमें एनालाइज हो जाता है कि कौन सी कैटेगरी में उसे करें। अब आती है चिकित्सा की बात। हेतुओं को हमने देखा, फिर लक्षणों को हमने समझा, लक्षणों के बाद हमने आगे सेगमेंट में हमारे चिकित्सा का, दिस इज इंट्रोडक्शन एंड थॉट प्रोसेस, किस तरीके से हमें सोचना चाहिए। तो इसके रेफरेंस जो यूज हुए, चरक चिकित्सा अध्याय 4 एक रेफरेंस, दूसरा रेफरेंस हेतुओं के लिए हमारे सामने आया चरक विमानस्थान अध्याय 5। चरक निदान स्थान में रक्तपित्त के निदानों में सेकंड हमारे पास निदान का सेगमेंट आएगा जो वैलिडेट करेगा। और बार बार तंत्रुक्तियों के माध्यम से जब हम अलग अलग चैप्टर्स को कनेक्ट करेंगे तो हमें बार बार सेम हेतुओं को मिलने से हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ती है, कि हमें क्लियर हो जाता है कि इन जगहों पर सेम हेतुओं का मेंशन करना ये बार बार इंडिकेट कर रहा है चरक संहिता के थ्रू कि हम सही तरीके से सोच रहे हैं और ट्रीटमेंट मॉड्यूल में हम सही जा रहे हैं। चरक विमानस्थान अध्याय 5, चरक निदान स्थान अध्याय रक्तपित्त निदान। उसके साथ साथ में हमें वापस ये सोचना चाहिए कि हेतु और कहाँ से आए, तो उसको वैलिडेट करने के लिए जब हम लक्षणों में मैच किया तो चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 जहाँ रक्त दृष्टि के लक्षणों में रक्तपित्त आया है। उसके साथ साथ में जब हम चिकित्सा लक्षणों में गए तो हमें देखना चाहिए चरक चिकित्सा अध्याय 4 जो कि फिर से रक्तपित्त के प्रकारों पे आता है। उसके 3 सेगमेंट डिवाइड करता है, ऊर्ध्व रक्तपित्त, अधोग रक्तपित्त और तिर्यक रक्तपित्त। इन सेगमेंट के बाद, इन लक्षण समुच्चय के बाद हमें सोचना चाहिए चिकित्सा का क्या मूल सिद्धांत है। मूल सिद्धांतों पे बल और स्ट्रेंथ, मतलब बल के बारे में बार बार मेंशन किया गया है चरक संहिता में कि ये बताया गया है कि ज़्यादा अच्छी अगर स्ट्रेंथ होगी तो वो शोधन प्रक्रियाओं को लेने में सक्षम होगा। अगर उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, उसकी अग्नि कम होगी, उसका बल कम होगा पेशेंट का, तो हमें ये क्लियरली समझना है कि इसमें शोधन प्रक्रियाओं को ना देके शमन प्रक्रियाओं को यूज करना है। शमन प्रक्रियाओं के फिर से मल्टीपल डिविजन्स हैं, जैसे चूर्ण परिकल्पना और साथ में पेय परिकल्पना, साथ साथ में अन्य जो परिकल्पनाएं बताई गई हैं इस चैप्टर में, उसमें तर्पण परिकल्पना का बार बार इस्तेमाल हुआ है, घृत परिकल्पना का बार बार इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमें समझना चाहिए कि शमन में परिकल्पनाओं को, मतलब कि व्हाट आर द वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट वी कैन यूज, इस बात को समझने में सबसे पहला सहयोग होगा हमारा शोधन का। जो स्ट्रेंथ में है उसमें क्लियरली बताया गया है कि विमार्ग मतलब कि दूसरे मार्गों से, मतलब कि अपोजिट मार्ग से आपको ट्रीट करना है। जैसे कि अगर ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो विरेचन के थ्रू ट्रीट करें,
अधोग रक्तपित्त है तो वमन के थ्रू ट्रीट करें, तिर्यक रक्तपित्त है तो उसकी चिकित्सा असाध्य रूप में ली गई है। तो ये सेगमेंट शोधन का क्लियर हुआ कि अगर ऊर्ध्व रक्तपित्त है, पेशेंट नेजल ब्लीड बता रहा है, पेशेंट ओरल ब्लीड बता रहा है, तो हमें विरेचन को प्रायोरिटी देते हुए ट्रीटमेंट मॉड्यूल डिसाइड करना चाहिए। और ट्रीटमेंट के लिए विरेचन द्रव्यों का सिलेक्शन, चरक सूत्र स्थान अध्याय 2, विरेचन के कल्पों का सिलेक्शन, चरक कल्प स्थान 7 से लेकर 12, उसके बाद विरेचन की प्रक्रिया जो है चरक सूत्र स्थान विरेचन अध्याय, और विरेचन को किस तरीके से कंडक्ट कराना है उसके बल के अनुरूप, इसको वैलिडेट करने के लिए चरक सिद्धि स्थान अध्याय 2, जिसमें बताया गया है कि रक्तपित्त के ऊर्ध्व अवस्था में विरेचन इंडिकेटेड है। ये सब वैलिडेशन क्रिएट करने के बाद हमें ये पक्का करना चाहिए कि ऊर्ध्व रक्तपित्त के पेशेंट को इमीडिएट विरेचन यूज करना है। विरेचन में भी अमलतास का प्रयोग सबसे ज्यादा बताया है यहाँ पर इस अध्याय में, उसके साथ साथ में मुनक्का का प्रयोग बताया गया है। इन द्रव्यों का यूज करते हुए हमें चिकित्सा का सिद्धांत यूज करना चाहिए। और विरेचन में आने वाले द्रव्यों के बारे में मेंशन करने से पहले हमें पेशेंट वाइज ये समझना चाहिए, क्या ये पेशेंट सच में विरेचन को हम एक तरीके से कहें तो विरेचन क्या ये ले पाएगा प्रॉपरली, तो उसकी स्ट्रेंथ एनालिसिस हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां हमारा हेल्प करता है चरक मीमांसन अध्याय 8, जहां पर हम दशविध परीक्षण के थ्रू ये एनालाइज कर पाते हैं कि ये पेशेंट सच में विरेचन के योग्य अवस्था में है कि नहीं। विरेचन योग्य अवस्थाओं के लिए हमें फिर से इंडिकेशन में जाना चाहिए चरक सिद्धि स्थान अध्याय 2 में, जहां पर इंडिकेशन में भी क्लियर हो जाता है कि यस दिस पेशेंट इज इंडिकेटेड। बल परीक्षण करके, अग्नि परीक्षण करके, उसके पचाने की शक्ति को देखकर हमें ये क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि दिस पेशेंट इज इंडिकेटेड। ऊर्ध्व रक्तपित्त का पेशेंट जिसकी ये अवस्था है, उन अवस्थाओं में हम विरेचन दे पाएंगे। जब हम ये पक्का कर लेते हैं कि हम विरेचन दे सकते हैं, तब तो हमें विरेचन से ही शुरुआत करनी चाहिए। जब ऐसा लगता है कि इसकी अवस्था में विरेचन की कंडीशन नहीं है, इसकी अग्नि कम है, इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, ये पचा नहीं पा रहा है, तब हमें यूज करना चाहिए जो सेकंड मोड है शमन का। उसमें भी नंबर 1 प्रायोरिटी है जो इस चैप्टर का स्पेसिफिकेशन है और यूनिकनेस है, वो है तर्पण चिकित्सा। तर्पण चिकित्सा में यहाँ पर लाजामंड का प्रयोग आया है और यहाँ पर मूल तरीके से जो अटरूषक का यूज किया है, यानी कि वासा का यूज किया है, मुलेठी का यूज किया है और साथ ही साथ मुनक्के का यूज किया है, उन द्रव्यों को सबसे ज्यादा यूज किया है, कमल का यूज किया है। इन द्रव्यों का हमें पहले एक लिस्टिंग करनी चाहिए कि विच द्रव्य यू शुड सिलेक्ट फॉर द शमन चिकित्सा। संशमन क्रिया में हमें बार बार मेंशन किया है, इफ यू सी द 62 to 64 नंबर श्लोक, वेरी क्लियरली इट इज मेंशन कि अगर उस व्यक्ति का बल और मांस क्षीण हो चुका है, शोक भार लेने में असक्षम है, तो वी शुड स्टार्ट द संशमन चिकित्सा। उसके पहले बार बार इंडिकेशन आया कि हाँ आपको वमन कराना चाहिए या विरेचन कराना चाहिए। इंडिकेशन आपको अगर देखना है तो आपको मिलेगा 55, 56 एंड 57, 58 नंबर श्लोक चरक चिकित्सा अध्याय 4 में क्लियरली मेंशन है कि हमें वमन विरेचन इन कंडीशन में यूज करना चाहिए। लेकिन जब ये कंडीशन सूटेबल नहीं है तो क्या करना चाहिए? संशमन में भी सबसे पहले जो तर्पण प्रक्रियाओं का यूज हमें लेना चाहिए और बहुत सारे योग भी इसमें बताएंगे, लेकिन हमें ये डिवाइड करना चाहिए मेंटल सिचुएशन। जब हम कोई प्लान ऑफ एक्शन ट्रीटमेंट का डिसाइड करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हम द्रव्यभूत में भी संशमन में सबसे पहले क्या करेंगे। तो हमें एक सामने आता है कि हम तर्पण करेंगे। तर्पण करने के बाद हमें यह समझ में आता है कि इसमें घृतपान भी उपयोग में लाते हैं, तो वासा घृत का रेफरेंस इसमें क्लियरली मेंशन है, तो वासा घृत का भी हम इस्तेमाल करेंगे। फिर हमें समझ में आता है कि घृत जो है जिसने अग्नि दीपन भी कर ली, संशमन प्रोसेस में भी हेल्पफुल हो गया। उसके बाद अनेकानेक योग यानी कि कषाय कल्पनाओं का भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसी चैप्टर में अंत में आता है पेय कल्पना, जैसे प्रियंगवादी पेय। तो ये जो है आप ये समझिए पहले कि हमने संशोधन लिया, संशोधन के बाद हमने संशमन लिया। संशमन में नंबर 1 स्टेप जो फॉलो किया वो हमारा फॉलो करने का था संतर्पण का। फिर सेकंड स्टेप था घृतपान करने का। फिर तीसरा आया चूर्ण कषाय कल्पना का। चौथा आया चूर्ण कल्पनाओं का इसमें प्रयोग। फिर हमें सेग्रीगेट करना है चरक चिकित्सा अध्याय 4 से कि कौन कौन सी चीजों को हम लेंगे। पहले हम स्टेप फॉलो कर दें, उनके हेडर्स बना दें कि हमें एक्चुअली क्या क्या करना है। हमने चिकित्सा को डिवाइड किया 3 भागों में, संशोधन चिकित्सा, संशमन चिकित्सा और आहारीय चिकित्सा। ये हम हमेशा कर रहे हैं। हमने ज्वर चिकित्सा में भी यही यूज किया। संशोधन चिकित्सा में हमें ये क्लियरली सिचुएशन क्रिएट हुई कि ऊर्ध्व रक्तपित्त में हमें विरेचन करना है, अधोग रक्तपित्त में हमें वमन
ध्यान रखना है कि बल और ताकत, जो बल और अग्नि इस पेशेंट की अच्छी होना चाहिए, मांसशीर्ण नहीं होना चाहिए, मेंटल सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। ये सब एनालाइज करने के बाद हम, अगर ये सिचुएशन में वो पेशेंट सूट नहीं करता तो हमें संशमन का सहारा लेना चाहिए। संशमन के सहारे में भी हमारा स्टेप 1 क्लियर होना चाहिए कि हम इसे तर्पण देंगे। तर्पण में भी अगर उसकी अग्नि बहुत कम है तो लंघन के साथ में मिक्स करके तर्पण का प्रयोग करेंगे। उसमें अगर अग्नि अच्छी है तो हम तर्पण को डायरेक्टली यूज करें। सेकंड स्टेप पे हम घृत का यूज करें। थर्ड स्टेप में हम कषायों का यूज करें जो योग अन्य योग्य बताए गए हैं। उसके बाद हम चूर्ण का यूज करें। पांचवा, हम ये सोचें कि इसमें द्रव्य कॉमनली इन सभी कल्पनाओं में सबसे ज्यादा कॉमन द्रव्य कौन से आते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है वासा, नंबर 2 आता है हमारा चंदन, नंबर 3 आता है कमल, फिर आता है मुनक्का, फिर आता है मुलेठी। इजी द्रव्यों का सिलेक्शन करें जो डे टू डे प्रैक्टिस में आप कॉमनली बहुत सारी व्याधियों में और बहुत सारी अवस्थाओं में भी यूज करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हमने ये ड्रग सिलेक्शन करा कि ये 4 ड्रग्स हमारे पास कॉमनली आएंगे। साथ साथ में हम प्रोसेस क्या करेंगे, तर्पण के लिए किस तरीके से हम लाजा का प्रयोग करेंगे, फिर खरजुरादि तर्पण का यूज करेंगे। साथ में जब घृत का यूज आएगा तो हम वासाघृत का यूज करेंगे। फिर आखिर में जब चूर्ण कल्पनाएं और कषाय कल्पनाओं को आएंगे तो हम सिलेक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि पेशेंट क्या क्या लक्षण बता रहा है। उसकी ऊर्ध्व रक्त की अगर अवस्था है तो वहां पर कफ का अनुबंध है तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि अनुलोमन द्रव्य यूज करें, दूसरे मार्ग से करें, या फिर लोकल संशमन करना है तो कफ का संशमन करने वाले द्रव्य और पित्त का संशमन करने वाले द्रव्यों का कॉम्बिनेशन यूज करें। उन जो भी योग आए हैं उनमें से हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कफर द्रव्य कौन से हैं और साथ साथ में पित्तहर द्रव्य कौन से हैं। ठीक है, इसके बाद हम चूर्ण कल्पनाओं में आते हैं। हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि एक्चुअली चूर्ण कल्पनाओं का प्रयोग हमें अंत में सोचना चाहिए। जब कफ का अनुबंध ज्यादा हो तो हमें ड्राई चूर्णों का यूज करना चाहिए। और आखिर में हमने जो द्रव्य सिलेक्शन किया वो है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जो हमेशा चाहे वो शोधन कर रहे हो हम चाहे शमन कर रहे हो, दोनों में ही कॉमनली यूज होने वाली जो परिकल्पना है वो है आहार परिकल्पना। आहार परिकल्पनाओं में इसमें मल्टीपल हमारे पास आए हैं। जैसे उशीरादि पेय का रेफरेंस अगर आप देखें तो इसमें चरक चिकित्सा अध्याय 4 श्लोक नंबर 80 में बहुत क्लियरली मेंशन होता है कि इसमें पेय का यूज करें। प्रियंग आदि पेय 81 नंबर पे आई है, चरक चिकित्सा अध्याय 4 श्लोक नंबर 81। इस तरीके से हम आहार कल्पनाओं को यूज करना चालू करें। जब हम शोधन चिकित्सा, शमन चिकित्सा और आहार चिकित्सा का पालन कर चुके होंगे तब हमें सोचना चाहिए कि वहां पर मणि कल्पनाएं और अद्रव्य चिकित्साओं के बारे में भी मेंशन किया गया है। अद्रव्य चिकित्सा जैसे कि वैड्यूर के भस्म, मोती भस्म, गेरू, काली मिट्टी, इन सब के लेपनों को और पीने के लिए भी यूज करने के लिए कहा गया है। तो जब जिस तरीके से इनका पान होगा तो अब ये थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा शमन में भी, कि इनका पान प्रक्रियाओं के बारे में भी आया जो कि शोधन, शमन और अन्य प्रक्रिया आहार कल्पनाओं के साथ साथ भी चलेंगे। तो हमारे जो हेडर्स हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए कि हमें इसका इस तरीके से यूज करना है। डाइट मॉड्यूल हमें डिजाइन करना चाहिए। एक 2 तरीके से डाइट मॉड्यूल डिजाइन करना चाहिए रक्तपित्त के पेशेंट को, 1 इन द वेजिटेरियन सेगमेंट, 1 इन द नॉन वेजिटेरियन सेगमेंट। नॉन वेजिटेरियन सेगमेंट में बहुत क्लियरली 71 नंबर श्लोक में आता है कि जंगली मृग और पक्षियों का यूज करना है, उनके रक्त का यूज करना है। तो इस तरीके से ये सेगमेंट आए हैं। अब इसमें कुछ रिसर्च के एनालिसिस ये भी हैं कि क्या जब हम देखते हैं कि कोएगुलेशन सब्सटेंस जो हैं तो क्या कबूतर की बीट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे मधु में मिलाने से अचानक उनमें लिखा है कि रक्तपित्त में आपको अगर गांठ पड़ गई है या फिर क्लॉटेड ब्लड आ रहा है तो यू कैन यूज द कबूतर बीट एंड मधु का कॉम्बिनेशन। ये ऐसा लगता है कि ये यूजलेसली लिखा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रंथों में कोई भी चीज यूजलेसली नहीं लिखी गई है। जब हम देखें और क्या ऐसी कोई रिसर्च हो उसके माध्यम से हमें ये मिल सके कि कबूतर की बीट में कुछ ऐसे कोएगुलेटिंग सब्सटेंस हैं व्हेन दे क्लब विथ मधु तो वो एक कोएगुलेशन फैक्टर क्रिएट करते हैं और वहां पर रक्तपित्त जिनमें क्लॉटिंग आ गई है और उसको दूर करते हैं। इन सब सोच के साथ हमें रक्तपित्त के हेडर्स डिजाइन करना चाहिए। इसी के साथ हम बातों को एंड में ले जाएंगे। सबसे पहला सेगमेंट है हेतुओं को कैसे एनालाइज किया हमने। चरक विमान स्थान अध्याय 5 में गए, रक्त व स्रोतस की दृष्टि के हेतुओं को देखा, उसके बेसिस पे पता चला कि ये लक्षणों के साथ उसको क्लब करना है। क्लब करने के लिए ऊर्ध्व रक्तपित्त, अधोग रक्तपित्त और तिर्यक रक्तपित्त में से कौन सी लक्षण के साथ पेशेंट हमारे सामने आया है उसको क्लब किया। क्लब करने के बाद ये सोचा कि उसके बल का एनालिसिस किया ऑन द बेसिस ऑफ चरक विमान स्थान अध्याय 8।
दशविध परीक्षण के माध्यम से उसकी कंप्लीट एनालिसिस करी। उस कंप्लीट एनालिसिस के बाद हमने देखा कि उसको डिवाइड कैसे करें, शोधन करने की प्रक्रिया, शमन करने की प्रक्रिया। शमन करने की प्रक्रिया में हमें यहाँ पर यूनिकली तर्पण योग मिले, तर्पण योग के साथ साथ में यहाँ घृत कल्पनाएं मिली। घृत कल्पना के बाद हमें यहाँ पर कषाय योग मिले, कषाय योग के बाद यहाँ पर चूर्ण योग मिले। चूर्ण योग के बाद हमने देखा कि आहारी कल्पनाओं में कैसा इसका प्रयोग करना है, तो पेय का इस्तेमाल यहाँ पर आया, दुग्ध का इस्तेमाल आया, तर्पण का इस्तेमाल आया। अनेक माध्यमों से पेशेंट की स्ट्रेंथ इंप्रोवाइज करना और पित्त द्वारा जो रक्त खराब हुआ है उसको दूर करना हमारा मेन थॉट प्रोसेस क्रिएट हुआ। मूल द्रव्य हमने सिलेक्ट करे, जिसमें वासा हमारा मेन द्रव्य जैसे सिलेक्ट हुआ। यूनिकली हमें वैडूर्य का यूज और भस्मों का इस्तेमाल करने का भी एक रेफरेंस यहाँ पर आया। और लास्ट में हमें ये मिला कि यहाँ पर कई बार अद्रव्य चिकित्सा जैसे कि स्त्री आलिंगन और इन सब के भी रेफरेंसेस हमारे सामने आते हैं। तो द्रव्य चिकित्सा, अद्रव्य चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, शमन चिकित्सा का इस कंप्लीट थॉट में हमें ये सोचना चाहिए कि रक्त पित्त जो है उसमें मूल चिकित्सा पित्त की होगी, रक्त जो खराब किया गया है उसे ट्रीट करना है। और इन्हीं बातों के साथ साथ में हमें ये अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी रक्त और पित्त की चिकित्सा आप करें तो मधुर स्कंद, तिक्त स्कंद और कषाय स्कंद को प्रायोरिटी में लें, जो चरक विमानस्थान अध्याय 1 का रेफरेंस है। अपने आसपास आने वाली द्रव्यों को, मतलब अपने आसपास मिलने वाले द्रव्यों की प्रायोरिटी पहले सेलेक्ट करें। जैसे वासा रेडिली अवेलेबल है, मुनक्का रेडिली अवेलेबल है, साथ साथ में चंदन भी अवेलेबल रहता ही है मोस्टली, और प्रियंगू का इस्तेमाल बताया गया है, उशीर का इस्तेमाल बताया गया है। तो इनमें हमें क्लियर हो जाता है कि जो ड्रग हमारे अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हमारे पास सबसे अच्छे हैं उनको सिलेक्ट करें हमेशा रक्तपित्त में। और हमेशा इसके रिसर्च एनालिसिस को भी हमने देखा। रिसर्च में एक हमने एग्जांपल आपको दिया जिसमें आपको देखना है कि कबूतर की बीट मधु के साथ गांठदार ब्लडों में क्लॉटेड ब्लड की सिचुएशन बहुत सारे पेशेंट बताते हैं। क्या हम इसका इस्तेमाल, इसके एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल कभी ट्रीटमेंट मॉड्यूल में यूज कर पाएंगे? इन बातों के साथ ही आज के लिए नमस्कार, और सभी लोग स्वस्थ रहें और अपने आप को सेफ रखें, और साथ ही साथ अपने मित्रों, रिलेटिव सभी को मना करें बाहर जाने के लिए 21 दिनों तक, और भारत सरकार के निर्देशों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।